Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Rabbi zidni ilma. You know, we have started chapter number 20, part 2. बात आप लोगों से करेंगे डीएनए की, और बहुत सी बातें आपसे पहले भी हुई हैं पार्ट 1 में, चैप्टर नंबर 2 के अंदर न्यूक्लिक एसिड वाले टॉपिक में। उन्हीं की बहुत सी बातें और उसकी कुछ एक्सटेंशंस आप लोगों से डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक में। देखते हैं इस टॉपिक में क्या है, इसके लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड पे। सो लेट्स गो देयर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात कर रहे थे आप लोगों से डीएनए की। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि ना तो प्रोटीन हेरिडिटरी मटेरियल हैं और ना ही आरएनए, बल्कि डीएनए को ये एजाज़ हासिल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन इंफॉर्मेशंस को पास करने वाला और रिटेन रखने वाला मॉलिक्यूल बनाया। तो अब उसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की डिस्कवरी की बातें आपसे करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए। तो बात है हमारे स्टूडेंट्स, फ्रेडरिक मीशर, ईयर वाज 1869। तो 1869 में फ्रेडरिक मीशर ने एक्सपेरिमेंट किया। बताया गया आप लोगों को बहुत पहले से भी, दोबारा से लिख देते हैं कि इसने लिए थे स्पर्म सेल्स ऑफ द फिश, और इस तरीके से उसने बहुत से ह्यूमन सेल लिए और उस पर्टिकुलर सेल को उसने फ्रैक्शनेट किया, और फ्रैक्शनेट करने के बाद उसमें से निकाल लिए उसने न्यूक्लियस, और फिर उन पर्टिकुलर न्यूक्लियाई में से उसने जेंटल डिसरप्शन की, और जेंटल डिसरप्शन के बाद जो सब्सटेंस बाहर निकला उसने उसको नाम दिया न्यूक्लियन। और वो जो न्यूक्लियन था उसका कलर वाइट था। फिर जब उसने उस पर्टिकुलर मटेरियल की चेक की क्या पीएच, तो पता चला कि वो एसिडिक है, तो नाम रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड। यानी कि हम न्यूक्लिक एसिड की बातें करने वाले हैं, और आई होप कि आप में सक्सेस स्टूडेंट्स को वो चैप्टर, वो वाला लेक्चर याद होगा जिसमें हमने ये सारी डिस्कशन बहुत डिटेल से की थी आप लोगों के साथ। 1869 यानी कि मेंडल के वर्क के पब्लिश होने के 4-5 साल के बाद डिस्कवर हो गया था न्यूक्लिक एसिड। फिर माय डियर स्टूडेंट्स, निस्फ सेंचुरी गुजर गई, यानी कि 50 साल गुजर गए। इन 50 सालों में देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट। 50 ईयर्स तक हमारे बायोलॉजिस्ट, हमारे बायोकेमिस्ट्स, हमारे साइंटिस्ट, दे रिमेन ऑल टुगेदर व्हाट साइलेंट। फिर तकरीबन 50 साल गुजरने के बाद हम बात कर रहे हैं 1920 की। 1920 में फिर एक ब्रेक थ्रू आया, एंड दिस टाइम ब्रेक थ्रू वॉज बाय अ बायोकेमिस्ट एंड हिज नेम वॉज P.A. लेविन। बहुत से लोग इसे लेविन और बहुत से लोग इसे लेविन बोलते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू से। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आर अगेन स्पेल दैट यू शुड नो कि 1920 में P.A. लेविन, हु वॉज बेसिकली अ बायोकेमिस्ट, उसने हमें डीएनए की नेचर के बारे में बताया। उसने बताया कि जो हमारा डीएनए है इट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, और जो 3 थिंग्स थी उनमें से एक का नाम क्या था हमारे स्टूडेंट्स? पेंटोज शुगर। याद रखें, ये कोई नई बात नहीं है, ये बातें आप लोगों से पहले से हुई हैं कि पेंटोज शुगर थी। और पेंटोज शुगर का मतलब यह है कि इसमें 5 कार्बन एटम है। लुक एट दिस इमेज कि इस पेंटोज शुगर मींस 5 कार्बन वाले कंपाउंड की 2 पॉसिबल फॉर्म्स हो सकती हैं। एक जो अपीयर हो रही है अब, इट इज कॉल्ड एज राइबोज शुगर। अगर आप इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड करें तो वो होगी 5, ऑक्सीजन एटम फाइंड करेंगे तो वो भी होंगे 5, और अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो होंगे 10। फॉर्मूला बन जाएगा C5H10O5। लेकिन अगर आप इसी के सिस्टर मॉलिक्यूल की बात करें तो आपको नजर आ रहा है कि इसमें अब भी 5 कार्बन एटम है C5, और अगर आप बात करेंगे हाइड्रोजन की तो वो भी कितनी है? 10, लाइक प्रीवियस वन H10। लेकिन अगर आप इसकी ऑक्सीजन काउंट करेंगे तो क्या वो भी 5 हैं? तो आंसर इज नो।
यहाँ पे ऑक्सीजन हो गई है 4, तो फॉर्मूला बनेगा C5H10O4। सवाल ये हमारे स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजन कहाँ मिसिंग है? एनी गेस? यस, परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, सवाल ये है कि यहाँ पे 2 किस्म की राइबोसिस, 2 किस्म की पेंटोसिस क्यों हैं? तो आंसर इज कि C5H10O5 पाया जाता है आरएनए में और इसे हम बोलते हैं राइबोज शुगर, लेकिन C5H10O4 जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, दैट इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ डीएनए। आए लिखते हैं आप लोगों के लिए। 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है C5H10O5, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आरएनए, ये आरएनए का पार्ट है। और अगर आप देख रहे हैं C5H10O4 को, तो इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ डीएनए। तो इस तरह से मेरे पास 2 किस्म की राइबोज शुगर पाई जाती है। नेक्स्ट थिंग इज फॉस्फेट। नेक्स्ट थिंग इज माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट? Phosphate, usually we call it as inorganic phosphate and we write it as Pi and its formula is H3PO4। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहेंगे, it is not that much difficult. There is a central phosphate that has got 3 OH ions on 3 sides and it is crowned with oxygen and it is crowned with ऑक्सीजन और इसके ऊपर ऑक्सीजन का क्राउन है। रिमेंबर ये 2 लाइन्स हैं, सॉरी मिक्स हो गई हैं। देयर आर 2 लाइन्स, आई वांट टू मेक इट क्लियर फॉर यू कि यहाँ पे 2 लाइन्स। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट H3PO4। और जो तीसरी चीज है दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेसेस आपको पता है कि 2 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। एक हम लोग बोलते हैं लार्जर नाइट्रोजनस बेसिस, लार्जर नाइट्रोजनस बेसिस। देखते हैं कि हम उन्हें लार्जर क्यों बोलते हैं। आंसर इज कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास 2 रिंग्स बनते हैं। आए आपको बना के दिखाते हैं। लुक एट दिस, ये मेरे पास एक कार्बन है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी, राइट। लेकिन इस वाले केस में जब हम बात करेंगे किसकी, नाइट्रोजनस बेसिस की, तो इन्हें हम नाइट्रोजनस बेसिस कहते ही इसलिए हैं बिकॉज कि इसकी इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे कार्बन नहीं होती बल्कि नाइट्रोजन होती है। क्या होती है हमारे स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन। एन इज हेयर एंड एन इज हेयर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लिखवाया था कि हम इसको ऐसे याद करते हैं NCNCCC। क्या बोलते हैं हम इसे? NCNCCC। इसका मतलब ये है कि मैं इस पर्टिकुलर रिंग की काउंटिंग कहाँ से शुरू करूंगा? यहां से स्टार्ट करूंगा। 1, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। तो बेसिकली एक हेक्सागोन है लेकिन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसका मतलब ये कि इसमें 2 किस्म के एलिमेंट्स शामिल हैं। वन ऑफ देम इज कार्बन, अदर वन इज नाइट्रोजन, देयरफॉर इट इज हेट्रोसाइक्लिक, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। और इसका दूसरा रिंग मेरे पास कहाँ है, यह कैसे बनता है, तो इसको ब्लैक से लिखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। वो इसके साथ अटैच है बाय मीन्स ऑफ NCN। अगेन हमने यहाँ पर NCN को लिखना है, NCN, राइट। बाकी बातों का आप लोगों को पता है, आपको इस बात का अंदाजा भी है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी हमारे पास 3 होती है, राइट। तो इस सिलसिले में जो अगला काम है आप लोगों के पास वो ये है कि आप सबसे पहले इनकी वैलेंसीज बैलेंस करें। तो उसके लिए आप एक लाइन यहाँ लगाएंगे, एक लाइन यहाँ लगाएंगे, एक लाइन यहाँ लगाएंगे, एक लाइन यहाँ लगाएंगे, और जो कार्बन जो नाइट्रोजन 1 और 2 के दरम्यान में है, यहाँ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है और 3, 4 में भी डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है।
यहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड दैट इज लाइंग बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन, और यहाँ पे आगे सिंगल सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो मेरा कहने का मकसद ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि इस तरीके से बन जाते हैं मेरे पास कार्बन की वैलेंसी 4 4, यहाँ पे भी देखें हर जो लगेगी 4 हो जाएगी, यहाँ पे 2 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक ऊपर लगाऊंगा मैं अमाइनो ग्रुप, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी मेरे पास पूरी हो जाएगी, मीन्स 4 हो जाएगी। तो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन शुड बी 3, वैलेंसी ऑफ कार्बन शुड बी 4 एंड वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन शुड बी 3। तो इस तरीके से ये बन जाता है मेरे पास पहला लार्जर नाइट्रोजनस बेस, और इसको हम कहते क्या हैं जनाब, इसे हम नाम देते हैं ए स्टैंड्स फॉर एडिनिन। तो ये पहली नाइट्रोजनस बेस है, राइट। और अगर आप इसकी सिस्टर नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो उसका नाम है गुआनिन। आइए देखते हैं कि हम गुआनिन को कैसे बना सकते हैं। तो आंसर इज अगेन वेरी सिंपल, हम हमेशा स्टार्ट लेंगे वही NCN से। तो आपकी सहूलत के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं N और यहाँ भी लिख देते हैं N, राइट। और बाकी सब जगहों पे हम लिखेंगे क्या, CCC, NCN, देन CC एंड C, राइट। और फिर आपको याद है कि हमने क्या बोला था कि यहाँ पर भी हम लिखेंगे व्हाट, N, यहाँ पे भी लिखेंगे क्या, N। मैं चाह रहा हूँ ताकि आपको कलर कोडिंग चेंज ना हो, तो यहाँ पे हम यही लिख रहे हैं आप लोगों के साथ N एंड देन N, और फिर जाहिर है हमें यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, C, राइट। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमने बना लिया है, वैलेंसी दोबारा से पूरी करेंगे। पहले हम इन सब लाइनों पे एक लाइन से जोड़ेंगे, राइट, सिंगल लाइन से जोड़ेंगे, और उसके बाद हम इनके वैलेंसी को करके पूरा कर देंगे। आपने याद ही रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और पते की है, वो ये कि एडेनिन में अमाइनो ग्रुप कार्बन नंबर 4 पे अटैच है और गुआनिन में अमाइनो ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे अटैच है, राइट। बात समझ गए आप लोगों को। फिर ये वैलेंसी हो गई मेरे पास क्या, पूरी। देन अगर आप इस कार्बन की बात करें तो किसी फॉस्फेट की तरह से ये वाली कार्बन भी क्राउंड है विद ऑक्सीजन, इट इज क्राउंड विद ऑक्सीजन, राइट। इसके अलावा आपने इसके अंदर कोई चीज याद नहीं रखनी, आपने सिर्फ और सिर्फ अब इसकी वैलेंसी पूरी कर देनी है। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल दैट इज क्राउंड विद ऑक्सीजन and has got amino group at carbon number 2 is none other than guanine. It is represented by capital G. ये जो दो बड़ी नाइट्रोजनस बेसेस है, मीन्स एडेनिन और गुआनिन, इनको हम लोग मिला के एक ही नाम देते हैं एंड दैट वेरी नेम इज कॉल्ड एज प्यूरीन। आपको याद होगा मैंने बोला था कि प्यूरीन का नाम छोटा है लेकिन इसकी दो नाइट्रोजनस बेसेस वो बहरहाल क्या हैं, काफी बड़ी बड़ी हैं, बिकॉज दे कॉन्सिस्ट ऑफ 2 रिंग्स, वन रिंग कॉन्सिस्ट ऑफ 6 कॉर्नर्स एंड अदर रिंग कॉन्सिस्ट ऑफ 5 कॉर्नर्स। तो ये बन गई मेरे पास क्या, नाइट्रोजनस बेस की पहली टाइप दैट इज कॉल्ड एज प्यूरीन। और अब हम बात करते हैं छोटी नाइट्रोजनस बेसेस की, जिसे मैं आमतौर पे कट के नाम से याद करवाता हूं, बिकॉज कि हमारी पिरिमिडीन में 3 किस्म की नाइट्रोजनस बेसेस शामिल हैं, राइट। जाहिर है साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन। आइए हम इनको भी बनाना सीखते हैं। इस पर्पस के लिए चूंकि ये छोटी हैं तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिंग शामिल होगा, तो सबसे पहले हम रिंग्स ड्रॉ करते हैं। जाहिर है हम स्टार्ट करेंगे N से, N यहाँ पे लिखेंगे, तो उसको छोड़ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, फिर यहाँ पे C आएगा, C लिख रहा हूँ, फिर आएगा उसे छोड़ रहा हूँ, फिर आगे हमारे पास सारे क्या आ जाएंगे, CCC आ जाएंगे। यही काम यहाँ पर भी कर लेते हैं, पहले से हम इन सब का CCC लिख लेते हैं, राइट। यहाँ पर हम यही वाला काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर CC लिख लेते हैं, राइट। और जो बाकी मेरे पास बच गए नाइट्रोजन है, इसलिए हम लोग इसको N से लिख लेते हैं, N एंड देन N। यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, N, और यहाँ पर भी लिखेंगे N, सिमिलरली N यहाँ पर
और N यहाँ पे। नाउ वी हैव मेड द इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हम बेसिक चीज़ें बना चुके हैं। हमें पता है कि हमेशा NCN-CCC, NCN-CCC और फिर वही बात है NCN-CCC ही चलना है, राइट। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले इस सेंट्रल मॉलिक्यूल को बनाना सीखें, और सेंट्रल मॉलिक्यूल का नाम क्या है? यू स्टैंड्स फॉर यूरासिल। यानी कि अगर आप लोगों को यूरासिल बनाना आ जाता है तो आप लोगों के लिए बाकी दो चीज़ें बनाना आसान हो जाएगी, मीन, साइटोसिन और थाइमीन। देखते हैं कि हम यूरासिल को आसानी से कैसे बना सकते हैं। बाय प्लेसिंग 2 ऑक्सीजन क्राउन्स, बाय प्लेसिंग 2 ऑक्सीजन क्राउन, 1 एट कार्बन नंबर 2, 1 एट कार्बन नंबर 2 एंड 1 एट कार्बन नंबर 4, राइट। अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर याद है इतना, तो आगे तो कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है? वैलेंसी पूरी करनी है। तो वैलेंसी आप पूरी कर सकते हैं बाय जस्ट प्लेसिंग लाइंस ओवर हियर। लुक एट दिस। तो पहला काम आपने याद रखना है कि आपने NCN-CCC के साथ 2 ऑक्सीजन क्या लगाने हैं? एटम्स लगा देनी है, 1 एट कार्बन नंबर 2, अदर एट कार्बन नंबर 4। ठीक है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्या करते हैं कि आप इसी मॉलिक्यूल को उठाकर यहां पे ड्रॉ करते हैं, देखें मैं वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूं, नो डिफरेंस एट ऑल। लेकिन अब मैं कार्बन नंबर 4 पे प्रेजेंट ऑक्सीजन की बजाय, कार्बन नंबर 4 कौन सा था? ये वाला। कार्बन नंबर 4 पे ऑक्सीजन की बजाय अगर मैं अटैच कर देता हूं एक NH2 ग्रुप, राइट, तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या? साइटोसिन। इट विल बिकम साइटोसिन। तो साइटोसिन बनाने के लिए आप लोगों ने बेसिकली कार्बन नंबर 4 पे अमाइनो ग्रुप अटैच करना है, राइट। अब हम चलते हैं लास्ट चीज की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? थाइमीन। थाइमीन बनाने के लिए आप लोगों ने अगेन पहले तो बात है इनको आपस में लिंक कर देंगे आप, ये आपने लिंक कर दिया इन सबको, और यहाँ पे भी प्रेजेंट है वही ऑक्सीजन वाला क्राउन। तो इन तीनों में ऑक्सीजन क्राउन कॉमन है, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, नो डिफरेंस एट ऑल। वेरिएशन इज बेसिकली लाइंग एट कार्बन नंबर 4 पे अगर अमाइनो ग्रुप है तो क्या है मेरे पास? साइटोसिन। और अगर ऑक्सीजन है तो क्या है? यूरासिल। लेकिन अगर मैं इस यूरासिल वाले ऑक्सीजन के साथ एक एडिशन करूं कि मैं इस कार्बन नंबर 5 पे CH3 मिथाइल ग्रुप लगा दूं, तो फिर ये मेरे पास बन जाएगी क्या? थाइमीन। तो अगर आप लोगों को माय डियर स्टूडेंट्स ये वाला सेंटर एटम मॉलिक्यूल याद है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन करके आप बना सकते हैं अमाइनो ग्रुप, और इसमें एक एडिशन करके बना सकते हैं थाइमीन। तो आपने, मैं दोबारा बोल रहा हूं, याद करना है यूरासिल। यूरासिल की करेंगे सब्स्टिट्यूशन तो बन जाएगी क्या? एडिनिन। और अगर करेंगे मिथाइलेशन या एडिशन तो बन जाएगी क्या? थाइमीन। तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला ऐसे याद भी करने हैं, बिकॉज कि हम आपसे ये वाली बातें पूछ सकते हैं। तो हेंस ये जो 3 किस्म की नाइट्रोजनस बेसेस हैं, वी कलेक्टिवली से देम एज स्मॉलर नाइट्रोजनस बेसेस। ये छोटी हैं, इसमें 2 रिंग नहीं है, इसके अंदर एक रिंग है। तो जब मेरे पास एक एक रिंग होगा तो हम इसे बोलेंगे स्मॉलर नाइट्रोजनस बेसिस, लेकिन इनका नाम बड़ा है और हम इसे नाम कह देते हैं पिरिमिडीन्स, राइट। तो इन सारी की सारी इंफॉर्मेशंस को हमें फ्रेडरिक मीशर ने दिया 1869 में। दोबारा से क्विक रिव्यू लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि 1869 में SPA लिवीन और लेविन ने बताया कि हमारा DNA रिपीटेड यूनिट्स पे कंसिस्ट करता है। हर रिपीट या हर यूनिट क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड। और हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें शामिल होती हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज अ पेंटोज शुगर, और उसकी कार्बन नंबर 5 पे अटैच होती है फॉस्फेट, और कार्बन नंबर 1 पे अटैच होती है इन पांचों में से कोई एक नाइट्रोजनस बेस। हु गेव अस दिस इंफॉर्मेशन? P.A. लेविन इन 1920। इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए और इंफॉर्मेशन में क्या क्या बिलीव के लिए मूव करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात की थी हमने आप लोगों से P.A. लिवीन की, यू कैन से डिडक्शंस की, या जो उसने डिड्यूस किया। आए हम उनको आपस में जोड़ के देखते हैं। ऐसा करते हैं कि हम लोग सबसे पहले एक पेंटोज शुगर ड्रॉ करते हैं। दिस पेंटोज शुगर इज C1, C2, C3
and C4. These are 4 carbon atoms, or they are connected with one another by means of oxygen bond. यहाँ पे ऑक्सीजन होगी, इससे अटैच होगी इससे. तो ये मेरे पास बेसिकली एक पेंटोज शुगर है, लेकिन चूंकि इसमें 4 कार्बन अटैच हैं तो लिहाजा इस रिंग को मैं फिरानोज रिंग का नाम दूंगा. और इसकी कार्बन नंबर 5 कहाँ अटैच होती है? इट इज बेसिकली प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द प्लेन. ये प्लेन से बाहर निकली हुई है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि इट इज समथिंग लाइक द सेल ऑफ द बोट. ठीक है, किसी एक कश्ती के बाद पैमा की तरह से ये बाहर निकली हुई होती है. और इट इज समथिंग लाइक इट के जैसे हमने अपनी कार के ऊपर कोई एंटीना लगाया हुआ हो तो वो कार की सरफेस से बाहर निकला हुआ होता है. दिस कार्बन नंबर 5 इज ओवर हियर. एंड देन लुक एट दिस कि अगर ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो फिर इसी कार्बन नंबर 3 पे तो OH प्रेजेंट है, लेकिन कार्बन नंबर 2 पे सिर्फ H प्रेजेंट होगा, बिकॉज कि मैंने कार्बन नंबर 2 में से ऑक्सीजन निकाल दी है. Therefore its name is deoxyribose sugar, right? अब इस कार्बन नंबर 5 पे अटैच होती है क्या? एक फॉस्फेट. और फॉस्फेट का फार्मूला आप लोगों को याद है, मैंने क्या बोला था? ये होता है H3PO4. ये है फॉर्मूला फॉस्फेट का. और कार्बन नंबर 1 पे क्या अटैच होती है? कार्बन नंबर 1 पे अटैच होती है मेरे पास कोई भी नाइट्रोजनस बेस, NB नाइट्रोजनस बेस. और अभी डिस्कस किया मैंने आप लोगों से कि इधर दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस कैन बी अ प्यूरिन और इट कैन बी अ पेरिमिडीन. ये दोनों में से कोई भी हो सकती है. और आपको याद है कि जब मैंने बात की थी प्यूरिन की तो इट कैन बी इधर एडिनिन और इट कैन बी गुआनिन. दोनों में से कोई भी लग सकती है. अगर यहाँ पे अटैच हुई एडिनिन तो इसका नाम हो जाएगा एडिनिन न्यूक्लियोटाइड. और अगर यहाँ पे अटैच हुआ G तो यह बन जाएगा गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड और गुआनिन न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा पेरिमिडीन की तो मैंने आपके लिए वर्ड यूज किया था कट. व्हेनेवर यूज द वर्ड कट तो इसका मतलब क्या है कि इधर इट कैन बी अ साइटोसिन, इट कैन बी अ यूरासिल और इट कैन बी अ थायमीन. तीनों में से कोई भी हो सकती. तो मतलब ये हुआ कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होंगी: डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट और एक नाइट्रोजनस बेस. कितनियों में से? 5 में से. इट में भी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन कोई भी हो सकती है. तो जो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे अटैच होगी वही उसका नाम होगा, राइट? इट मे बी एडेनिन, इट मे बी गुआनिन, इट मे बी साइटोसिन, इट मे बी यूरासिल, इट मे बी थायमीन, राइट? सवाल ये है कि P. लेविन ने बताया था कि ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में क्या करेंगे? अपने आप को बार बार रिपीट करेंगे. मिसाल के तौर पे ऐसा करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ एक चीज से, नाइट्रोजनस बेस के रेफरेंस से कि अगर ये मेरे पास एक एडिनिन न्यूक्लियोटाइड है तो ये जुड़ सकता है थायमीन न्यूक्लियोटाइड के साथ, ये जुड़ सकता है साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड के साथ, जुड़ सकता है थायमीन न्यूक्लियोटाइड के साथ. तो ये आपस में जुड़ सकते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ सकते हैं. सवाल ये है कि ये वाला न्यूक्लियोटाइड इस न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ा, ये इससे कैसे जुड़ा, ये इससे कैसे जुड़ा. तो इसको समझाते हैं आप लोगों को प्रॉपर ड्रॉ करके. कोई मुश्किल सी बात नहीं है. ये है मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड, इसके नीचे हम एक और न्यूक्लियोटाइड लिख लेते हैं. तो क्या करना पड़ेगा? ज़ाहिर है ये पांचों कंपोनेंट दोबारा लिखने पड़ेंगे: फॉस्फेट, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस. तो स्टार्ट करते हैं किससे? फॉस्फेट से. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेट? H3PO4. लिख रहे हैं आप लोगों के लिए. से दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. ये क्या है? फॉस्फेट. इसने जुड़ना है किसके साथ? पेंटोज शुगर के साथ. पेंटोज शुगर लिखते हैं आप लोगों के लिए. दिस इज बेसिकली C5, दिस इज C4, this is C3, this is C2, this is C1, and you know C1 will link with C4 by means of oxygen bridge. तो ऑक्सीजन ब्रिज हम यहाँ पर भी लगा रहे हैं. C1 is going to link up with C1 by means of a oxygen bridge. C1 is linking with C4 by means of oxygen bridge.
C1 is linking with C4 by means of oxygen bridge, right? यहां पर क्या प्रेजेंट है? यहां प्रेजेंट है OH. रिमेंबर इट इज इंपॉर्टेंट, यहां प्रेजेंट है OH. ठीक, अब कार्बन नंबर 1 पे मैंने अटैच करनी है क्या? कोई भी नाइट्रोजनस बेस. मैं यहाँ पे इसको NB के तौर पर ही लिख रहा हूं. कोई भी नाइट्रोजनस बेस, इट मे बी एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, व्हाटएवर मे बी, या कुछ भी लिख सकता है. कार्बन नंबर 2 पे क्या अटैच था? H. यहां भी होगा अटैच क्या? H, बिकॉज इट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर. कार्बन नंबर 3 पे क्या अटैच था? गौर करें, OH. तो यहां पर भी क्या अटैच है? कार्बन 3 पे OH, राइट? कार्बन नंबर 5 पे अटैच है फॉस्फेट. यहां भी कार्बन नंबर 5 पे अटैच है क्या? फॉस्फेट. नो डिफरेंस एट ऑल. हमने इस पूरे यूनिट न्यूक्लियोटाइड को इस पूरे यूनिट से जोड़ना है, राइट? दोबारा लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि हमने इस पूरे यूनिट को दैट इज कॉल्ड एज वन न्यूक्लियोटाइड, इसको हमने इसके साथ जोड़ना है, इसके साथ. हाउ वी कैन डू इट, ये हम करना चाह रहे हैं. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो इसको मिटाते हैं, बिकॉज इट इज लुकिंग ऑड. हमने इसको इससे जोड़ना है, मिटा देते हैं इसको. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट. आपको समझ आ गई है, मैंने इसको इससे जोड़ना है, कोई मुश्किल बात नहीं है. पहले न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 क्या रखता है? OH. न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 का कार्बन नंबर 5 पे प्रेजेंट फॉस्फेट क्या रखता है? OH. दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, बिकॉज अगला सारा चैप्टर इस बात पे बेस करता है. मैं इतना जोर क्यों लगा रहा हूं आपको समझाने के लिए? अगला सारा चैप्टर इस एक बॉन्ड पे बेस कर रहा है. सो बी फोकस्ड, बी कॉन्सेंट्रेटिंग, राइट? कार्बन नंबर 3 न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 की बात हो रही है. इट मे बी नंबर 21, इट मे बी 22, इट मे बी 100, इट मे बी 101. कोई भी न्यूक्लियोटाइड, उसका जो ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उस पे कार्बन नंबर 3 क्या रखता है? OH. और अगला न्यूक्लियोटाइड कार्बन नंबर 5 पे क्या रखता है? फॉस्फेट. जो ही ये वाले दो H आमने सामने आएंगे तो यहां पे एलिमिनेशन हो जाएगी वाटर की. इसका H और इसका OH फारिग हो जाएंगे, राइट? रिजल्ट में इस ऑक्सीजन के पास होगा इलेक्ट्रॉन फारिग और इस फॉस्फेट के पास भी होगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन स्पेयर या फारिग. वो कहेंगे तन्हा तन्हा यहां है जीना, कोई बात है तो आओ शेक हैंड कर लेते हैं. जिसके रिजल्ट में ये वाली ऑक्सीजन इस फॉस्फेट से क्या करेगी? शेक हैंड कर लेगी और यहां पे एक बॉन्ड बनाएगी जिसका नाम है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड. ये है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है? सिमिलरली ऐसा ही एक बॉन्ड यहां भी बनेगा. लुक एट दिस, यहां भी यही बॉन्ड बन रहा है. यहां पे भी फॉस्फेट का OH और इसी कार्बन नंबर 5 को OH आमने सामने हैं. तो यहां पे भी क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? यहां पे भी हम H2O को यहां से रिमूव कर देंगे. अब एक इलेक्ट्रॉन फारिग इस ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन फारिग इस कार्बन का, तो वो भी क्या करेंगे? कहेंगे वही बात, तन्हा तन्हा जीना ये कोई बात है तो आओ दोस्ती कर लेते हैं. तो ये भी क्या करेंगे? आपस में दोस्ती कर लेंगे और एक फॉस्फो एस्टर बॉन्ड यहां बन जाएगा. अब हम करते क्या हैं? इन दोनों के दोनों बॉन्ड्स को एक ही नाम से पुकारते हैं. क्या नाम है तुम्हारा? तो आंसर इज फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड. यानी कि एक ऐसी फॉस्फेट जो एक एस्टर बॉन्ड ऊपर बना रही है और एक एस्टर बॉन्ड नीचे बना रही है. भाई सवाल ये है कि हम इसमें से किस बॉन्ड को बोलेंगे एस्टर बॉन्ड? तो आंसर इज पॉक बॉन्ड को, POC बॉन्ड. ये POC ऊपर और ये वाला POC नीचे. तो जब हमारे पास POC बॉन्ड आपस में इकट्ठे हों एक ऐसे मॉलिक्यूल के साथ दैट इज क्राउन्ड विद ऑक्सीजन, तो उसे हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड. चूंकि यहाँ फॉस्फेट शामिल है तो बोलेंगे फॉस्फो एस्टर. चूंकि दो बन रहे हैं
तो बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर। व्हेनेवर, आज की पंच लाइन, आखिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि जब भी मैंने दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ना है तो मुझे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ही बनाना पड़ेगा। अब आज की सबसे अहम बात और इस पर्टिकुलर चैप्टर की फाउंडेशन, आप ऐसे 10 अमीनो एसिड जोड़े, 10 न्यूक्लियोटाइड जोड़े, या 100 न्यूक्लियोटाइड जोड़े, या 1000 न्यूक्लियोटाइड जोड़े, या लाख न्यूक्लियोटाइड जोड़े, हमेशा क्या होगा कि जो सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड होगा उसका कार्बन नंबर 5 अपने फॉस्फेट के साथ हमेशा अवेलेबल है टू मेक अ बॉन्ड। सिमिलरली इस पर्टिकुलर चेन का, चाहे ये 10 पे कंसिस्ट कर रही है या 100 पे कंसिस्ट कर रही है, उसका आखिरी कार्बन नंबर 3 अपने OH के साथ अवेलेबल है टू इलोंगेट द चेन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़े फोकस करने वाली बात है कि कार्बन नंबर 3 पे OH का होना बहुत जरूरी है। अगर कार्बन नंबर 3 पे माय डियर स्टूडेंट्स की तरीके से OH ना हो, हम उसे एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दें या यहाँ पे म्यूटेशन हो जाए, तो फिर चेन इलोंगेशन क्या होगी, रुक जाएगी, राइट। इसलिए हम, आपको याद होगा कि हमने पार्ट 1 में ये बात कही थी कि हमारा DNA 2 स्ट्रैंड पे कंसिस्ट करता है, आपको याद होगा। और मैंने ये बोला था कि एक चेन का नाम होता है 5 बार 3 बार चेन। उसमें जो 5 बार था वो ये फॉस्फेट वाला बार है, और जो 3 बार है वो ये OH वाला यू कैन से एंड है। तो 5 बार 3 बार वाला क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। और आपको ये वाली बात भी याद होगी कि हमने बोला था कि DNA इज बेसिकली अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है दे ऑलवेज लाई एंटी पैरेलल टू ईच अदर। भाई पैरेलल तो हैं, पैरेलल का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल फासले पे चलते जा रहे हैं, किसी लाइन की 2 पटड़ियों की तरह से, किसी दरिया के 2 किनारों की तरह से। तो पैरेलल तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनके डायरेक्शन ओपोजिट है। अगर इसका 5 बार ऊपर है तो इसका 5 बार नीचे है, अगर इसका 3 बार नीचे है तो इसका 3 बार ऊपर। तो जब 2 चेन्स एक दूसरे के साथ साथ चल रही हों लेकिन डायरेक्शन में ओपोजिट हों, तो हम क्या टर्म यूज करते थे, बिल्कुल ठीक, एंटी पैरेलल चेन, एंटी पैरेलल चेन, राइट। तो आपसे आज की डिस्कशन में जो बात बतानी है वो यही है कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड का आगाज कार्बन नंबर 5 से होता है, और वो वाला न्यूक्लियोटाइड अपनी चेन को इलोंगेट करवा सकता है एट कार्बन नंबर 3। इट कैन नेवर अकर एट कार्बन नंबर 2 बिकॉज देयर इज नो OH। और आपको ये भी याद है कि जब हम 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दूसरे के पास लेके आते हैं और उसमें से हम लोग वाटर निकालते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये एक कंडेंसेशनल सिंथेसिस हो रही है, इट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन, because we are going to combine too many molecules together and want to make a huge polymer structure of the nucleotides, therefore it is called as condensational polymer। देखते हैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बारे में और मजीद बातें हमें किसके साइंटिस्ट ने क्या क्या स्टडी करने के बाद बताई हैं। इसके लिए मूव करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे आप लोगों से एक और साइंटिस्ट की जिसका नाम मेरे पास क्या था, एरविन शेरगफ। एरविन शेरगफ, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। इस साइंटिस्ट ने केमिकल एनालिसिस नहीं किया, इसने हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस दिया। यानी कि इसको ये बात पता थी कि मेरे पास एडेनिन भी होता है, गुवानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, थाइमिन भी होता है और यूरासिल भी होता है, सब कुछ है। लेकिन ही वांट टू नो द प्रोपोर्शनेट यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स। उसे पता चला कि बेसिकली एडेनिन के नंबर हमेशा थाइमिन के नंबर के बराबर होता है। जब उसने क्या की, क्वांटिटेटिव स्टडी की, तो पता चला कि दुनिया में मैं DNA कहीं से भी निकालूं, उसमें एडेनिन न्यूक्लियोटाइड का नंबर थाइमिन न्यूक्लियोटाइड नंबर के हमेशा बराबर होता है।
फिर उससे क्या फाइंड किया कि बिल्कुल ठीक है कि अगर मैं साइटोसिन के नंबर की बात करूं तो वो हमेशा गुआनिन के नंबर के बराबर होता है। यानी कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि एडेनिन इज इक्वल टू थाइमीन एंड साइटोसिन इज इक्वल टू गुआनिन। उसने फर्दर एक चीज और नोट की कि अगर मैं एडेनिन और गुआनिन के नंबर की बात करूं, अगर मैं एडेनिन और गुआनिन के नंबर की बात करूं तो उनका सम हमेशा साइटोसिन थाइमीन के नंबर के बराबर होता है, राइट? Should sum of A and G, that is basically what? Purine, it is equivalent to sum of cytosine and thymine, that is what? Pyrimidine. तो हम लिख रहे हैं कि number of purine molecule is always equal to number of pyrimidine molecules. ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की फाइंडिंग थी। जाहिर है इसके लिए इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट एरवन शार्गेफ को काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटेटिव टेस्ट करने पड़े होंगे, लेकिन वो ये बताने में बहाल कामयाब हुआ कि नंबर ऑफ प्यूरिन मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ pyrimidine molecules in a given molecule of the DNA. बात समझ आई आप लोगों को? अब हम करेंगे क्या? दैट इज रिगार्डिंग द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, वो हमें किस तरह पता चली। तो पहली बात तो ये है कि अभी हमें देखना है कि वो इंफॉर्मेशन है क्या। तो आंसर इज कि जो हमारा डीएनए है, इट इज अ मॉलिक्यूल, डीएनए इज अ मॉलिक्यूल दैट हैज गॉट अ यूनिफॉर्म डायामीटर, दैट हैज गॉट अ व्हाट? यूनिफॉर्म डायामीटर। ठीक है, इस पर्पस के लिए हमारे पास एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट था, लिखते हैं देयर वाज अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट right my dear students, and her name was Rosalind Franklin. राइट, इस पर्पज के लिए इट इज हर पिक्चर। आप देख सकते हैं कि ये जो मोहतरमा थी ये बेसिकली एक रेडियोलॉजिस्ट थी। Whenever we use the term radiologist, it means she was doing experiments with radiations, और उसने जिस टेक्निक का सहारा लिया उसे हम नाम देते हैं एक्सरे डाइफ्रैक्शन एनालिसिस। क्या उसने किया स्टूडेंट्स हमारे पास? एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक यूज की उसने। समझते हैं कि यह टेक्निक क्या है? बड़ी सिंपल सी बात यह है कि उस पर्पस के लिए करना क्या पड़ता है, हम लोगों को डीएनए लेना पड़ता है और उस पर्टिकुलर डीएनए का फाइबर बनाना पड़ता है और उस पर्टिकुलर फाइबर के ऊपर फिर हम एक्सरे बम्बार करते हैं और एक्सरे बम्बार करने के बाद वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर क्या करती हैं? हिट करती हैं, और हिट करने के बाद हमें एक डाइफ्रैक्शन एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन होता है और फिर उस पर्टिकुलर एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं। रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं ये इंसान की अकल का एक खूबसूरत मज़हर है। ऐसा नहीं है कि जब हमें डीएनए की बनी हुई तस्वीर मिल गई थी, नहीं, जो तस्वीर हमें मिली डाइफ्रैक्शन के बाद उसके ऊपर इन पर्टिकुलर लोगों ने, फिजिसिस्ट लोगों ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन के बाद जिस नतीजे पर पहुंचे वो ये था। क्या माय डियर स्टूडेंट्स? कि जाहिर है डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दैट हैज गॉट अ यूनिफॉर्म डायमीटर, यानी कि नॉट ओनली यूनिफॉर्म डायमीटर का पता चला बल्कि ये वाली बात भी पता चली कि ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। However, इसके बारे में भी हमारी रिसर्च की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा यू कैन से कि डिबेट पाई जाती है। सवाल ये हमारे डियर स्टूडेंट्स कि रोजालिंड फ्रैंकलिन ने जिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर काम किया दैट वाज बेसिकली डीएनए मॉलिक्यूल।
इस डीएनए मॉलिक्यूल का हमें क्या बनाना पड़ता है, फाइबर। आए हम उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट को भी ट्रिब्यूट देते हैं जिसे सबसे पहले डीएनए के फाइबर को बनाया था। तो हिज नेम वाज मॉरिस विल्किन। मॉरिस विल्किन, राइट। इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने हमें डीएनए के फाइबर को बना के दिया। तो जब डीएनए का फाइबर इसको मिला तो उसने इस डीएनए फाइबर के ऊपर फिर जाहिर है रिसर्च करने के बाद उसे ये बताया कि ये बेसिकली एक डबल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है जिसका डायामीटर यूनिफॉर्म है एंड इट इज इक्वलेंट टू 2nm। व्हेनेवर यूज अ टर्म 2nm, इसका मतलब ये है कि 2 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर जो होता है इट इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसने कितने माइक्रो लेवल के ऊपर जाके सारे रिसर्च करने के बाद वो इस लेवल पे पहुंचा कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसका डायामीटर यूनिफॉर्म रहता है और उसकी लेंथ, उसके डायामीटर की जो चौड़ाई है इट इज़ 2 नैनोमीटर। फिर उसने ये बताया कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है तो उसके एक हेलिकल के अंदर कितना यू कैन से डिस्टेंस कवर होता है। तो उसने बताया कि ईच टर्न, जो भी हम टर्न की बात कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर टर्न इट कंसिस्ट ऑफ 3.4 नैनोमीटर। अब इन दो बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे सहारा लेना पड़ेगा इस पर्टिकुलर इमेज का। तो आपको नज़र आ रहा है कि इस इमेज में ये हॉरिजॉन्टल लाइंस अलोंग एक्स एक्सिस ये बता रही हैं कि ये वाला डीएनए का मॉलिक्यूल 2 नैनोमीटर क्या है, चौड़ा है या थिक है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर पाए जाने वाले क्वाइल्स की बात करूं तो हर दो क्वाइल के दरमियान जो डिस्टेंस है, लुक एट दिस, अब आपने गौर करना है वर्टिकल लाइन को जो दो क्वाइल के दरमियान में है। तो आंसर कितना आ रहा है, 3.4 नैनोमीटर। अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को अनवाइंड करूंगा तो मेरे पास एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जब मैं इसमें से एक लैडर के एक बांस के अंदर फोकस करता नजर आता है, इसके अंदर ये एक न्यूक्लियोटाइड, और अब देखिए आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स। तो इस तरीके से ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस क्या बना देती हैं, जाहिर है लॉन्ग चेन्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। फिर ये आपस में जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, डबल लैडर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। फिर जब ये क्वाइल होते हैं तो क्या बन जाता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इन सारी बातों की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली, इसके लिए कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, कितने अरसे तक ये शम्मा बेनूरी में चलती रही, तो आखिरकार हमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। इन सारी बातों को हम स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों के साथ। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़।